बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद आसिफुल हक और आप देख रहे हैं चेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, हमारे पास एक होता है प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं। उस प्रोसेसर के अंदर हमारा एक होता है सीपीयू, ठीक है। यहाँ पर हम आपको वैसे तो आपको ये मैट्रिक में भी बताया जाता है, आपको फिफ्थ क्लास 7-8 में भी आपको बताया जाता है कि सीपीयू के बेसिक आपके पास 3 यूनिट्स होते हैं। एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका मेमोरी यूनिट होता है, एक आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। ये 3 बेसिक बुनियादी जो यूनिट होते हैं आपके सीपीयू के। लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत सारी एडिशनल नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड करूँगा कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप सुनते रहते हो, ठीक है, लेकिन आपको उनका मतलब नहीं पता। मिसाल के तौर पे कोर i3, कोर i5, 6 जनरेशन, 8 जनरेशन, क्या मतलब है इन चीज़ों का। इस पर्टिकुलर वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन कबल हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, ठीक है, या आप उसको किस तरीके मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपका कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, बेसिकली आपका जो सीपीयू होता है उसकी जो स्पीड होती है MIPS में उसको मेजर किया जाता है, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है आपका एक सीपीयू, सही है। तो उसके बाद है जी 2 मैन्युफैक्चर कंपनीज़ जिनके सीपीयूज़ हम यूज़ करते हैं, इंटेल है और AMD है, ठीक है। और लेट 1960s उनको फाउंड किया गया और इसी तरीके इनके प्रोसेसेस हम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पेंटियम का एक प्रोसेसर होता है, ठीक है, पेंटियम 4 प्रोसेसर जिसका हम कहते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है। तो इसको जब हम यूज़ करते थे, इस प्रोसेसर के अंदर एक ही सीपीयू होता था, मतलब कि एक टाइम पे आपका एक ही टास्क परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। द पिक्चर अबाउट शोज द अंडरसाइड ऑफ एन ओल्ड इंटेल पेंटियम 4 CPU, ठीक है। प्रोसेसर स्पीड इज़ मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़, मतलब गीगाहर्ट्ज़ आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। देखिए, आपकी जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है FSB, फ्रंट साइड बस एंड कैशे साइज़, ठीक है। फ्रंट साइड बस क्या होता है, बस होती है, ठीक है, वो कनेक्ट करती है आपके CPU टू द चिपसेट। चिपसेट क्या होता है, चिपसेट आपके मदरबोर्ड पे आपकी चिप्स होती हैं, ठीक है। और एक बड़ी चिप होती है आपके प्रोसेसर की तरह ही होती है, उस पर चिपसेट लिखा भी होता है, ठीक है, वो चिपसेट होता है। अच्छा, चिपसेट करता क्या है, विच इन टर्न कनेक्ट्स टू बोथ द रैम एंड ग्राफिक्स, ये कनेक्ट करवाता है रैम एंड ग्राफिक्स को, ठीक है। देन कैशे क्या होता है, इज़ वेरी फास्ट मेमोरी होती है, विच में बी लोकेटेड ऑन द CPU एंड इज़ यूज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा से मुराद यहाँ ये है कि जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है सेव करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं कोई फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है, वर्ड की फ़ाइल है या आपके किसी एक्सेल की फ़ाइल है, पावर पॉइंट की कोई स्लाइड्स में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको Ctrl+S करता हूँ तो वो हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके कुछ इस तरह के आपके पास प्रोसेसेस होते हैं कि जो आप सेव नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके क्लिप बोर्ड पर जाके ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। लेकिन जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, वो मेमोरी आपकी बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, डाटा आपका सारा लॉस हो जाता है। लेकिन आप उसको जब वो फाइल क्रिएट कर रहे हो, आपका प्रीवियस डाटा जो सेव है वो आपका कैशे में सेव है। ये एक एग्जांपल है आपकी कैशे की कि ये आपका फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा को सेव करता है इंस्टेड ऑफ रैम, ठीक है।
The CPU above runs at 1.8 GHz on a 400 MHz rated FSP फ्रंट साइड बस। बेसिकली बस क्या होता है, हमारे CPU में बसेस जो होती हैं ये आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है, कॉपर की वायर्स हो सकती हैं, ठीक है, कि जो ये कनेक्शन करवाते हैं उनको हम बस कहते हैं, ठीक है। एंड हैज़ R256 KB कैश। ये कैश की जो एक साइज़ है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जितना कैफ़े का कैश का साइज़ बड़ा होगा उतना ही आपका जो है वो CPU की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। देन इसकी सॉकेट्स की बात कर लेते हैं। जो हमने पीछे एक पिक्चर देखी थी Pentium 4 प्रोसेसर की, उसकी सॉकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सॉकेट जो हैं 4, 7, 8 इनकी मतलब पिन्स होती हैं, ठीक है, पिन्स कह सकते हो। बाकी दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कोर्स का, कोर i5, ये थोड़ा सा टच दूंगा, आगे जाके डिटेल में इस पर बात करेंगे। कोर का मतलब क्या है, यहाँ देखिए एक प्रोसेसर है, उसके अंदर CPU है, उसके अंदर कितने CPU हैं, ये आपका होता है कोर्स। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कोर i5, तो उसके अंदर 5 कोर्स मतलब आपके CPUs हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कोर्स जो होते हैं हम उनको क्या कहते हैं कि कोर्स हैं जी, हमारे इस प्रोसेसर के अंदर इतने कोर्स हैं, ठीक है। तो ये कोर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। देन इसी तरह का हमारे पास एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, CPU है i7 का, ठीक है। i7 का इज़ अ मच मोर पावरफुल प्रोसेसर विच हैज़ 4 कोर्स, ठीक है। i7 है, इसके अंदर 4 कोर्स हैं, ठीक है। देखिए i7 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर 7 कोर्स हैं, ये इसका मतलब नहीं होता। i7 है, उसके अंदर 4 कोर्स हैं, ठीक है। एंड कैन प्रोसेस 8 थ्रेड्स एट द सेम टाइम। थ्रेड्स का मतलब आपके प्रोसेसेस हो गए, ठीक है। इट फिट्स इनटू आ LGA सॉकेट। LGA सॉकेट कौन सी होती है, लैंड ग्रिड एरे, ठीक है। ये एक सॉकेट होती है जिसकी 1150 पिन्स होती हैं। एंड द CPU हैज़ पैड्स इंस्टेड ऑफ पिन, ठीक है। पिन्स की जगह इस प्रोसेसर के क्या होते हैं, पैड्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी सी आपके पास उसको कह लें कि कनेक्शंस होते हैं बेसिकली, कि जिस तरह आप देखते हो कॉपर वायर होती है, ठीक है, एक पिन होती है, दूसरा आपके पास वो पैड्स होते हैं, ठीक है। देन ये CPU सॉकेट जो कि हमारे i7 के लिए होती है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाउ डू आई नो व्हाट CPU एंड सॉकेट इज़ इन माई कंप्यूटर। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर को खोल के वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर उस तरीके आपने नहीं करना है तो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो सिंपली आपने क्या करना है, स्टार्ट पे जाके आपने सर्च करना है कंप्यूटर, और कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप अपने CPU की स्पेक्स देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो जी कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ों को देखना चाहता हूँ, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, CPU ID के नाम से। इसको आप जाके इंटरनेट से बड़ी आसानी से, छोटा सा ये टूल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही मतलब डिटेल में जाके आपको चीज़ें बता देता है। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर यूज़र को पता होनी चाहिए वो क्या है कि प्रोसेसर की जो स्पेक्स होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसको रीड कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक लैपटॉप बाय कर रहे हो तो आपको बताया जाता है जी कोर i5 है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने सेलर से पूछनी है कि भाई साहब ये चीज़ें हमें बताएं। फिर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस प्रोडक्ट या उस लैपटॉप का एक जायज़ा आपके जहन में आ जाएगा कि ये लैपटॉप किस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले मिसाल के तौर पे इंटेल i7 4770K ये प्रोसेसर का एक मॉडल है, ठीक है। i7 ब्रांड मॉडिफायर होता है, इसका कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है। i5 है तो वो एक ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पर i7 आ गया मतलब कि
उसके अंदर कोर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये आपने उससे पूछना है, जिससे आप वो लैपटॉप बाय कर रहे हो, आपने ये पूछना है कि भाई साहब इसके अंदर कितने कोर्स हैं, ठीक है। अभी ये देखिए 5 के अंदर 4 कोर्स, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं i7 के अंदर 6 कोर्स हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं मानता, मेरा कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कोई परफेक्ट नहीं है, मैंने सर्च भी किया था इस पर, लेकिन ये कोई परफेक्ट सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कुछ नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक कुछ डिजिट होते हैं। सबसे पहला जो डिजिट होता है ये आपको शो करवाता है कि आपके सिस्टम की, आपके सीपीयू की जनरेशन कौन सी है, ठीक है। अब जनरेशन से मुराद क्या है, देखिए आपके सीपीयू के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सेकंड जनरेशन है, ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो थे, उन प्रोसेसर्स के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए थे वो बड़े साइज़ के थे। इसी तरीके 5 के अंदर उन ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा हो गया, 6 के अंदर आके उन ट्रांजिस्टर्स का साइज़ और ज़्यादा छोटा हो गया। तो जितनी ज़्यादा जनरेशन बढ़ती चली जाएगी, आपके ट्रांजिस्टर्स जो कि आपके प्रोसेसर के अंदर हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। अभी साइज़ छोटा होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा उसका, सबसे पहले तो हमारी एक साइज़ हमारे कंप्यूटर का कम हो जाएगा। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है हमारे लिए वो क्या है कि हमारी बैटरी कंजप्शन जो है, हमारी पावर कंजप्शन वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। जितना भी उस ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता चला जाएगा। अब इस तरह के ट्रांजिस्टर आपके प्रोसेसर के अंदर है कि आप उनको एक आँख से देख नहीं सकते हो, वो एक माइक्रोस्कोप होता है, उसकी मदद से उसको देखा जाता है, ठीक है। तो जनरेशन का हमें यह फ़ायदा है। तीसरी चीज़ कि आप एक सीपीयू किससे बाय कर रहे हो, तो आपने तीसरी चीज़ जो उससे पूछनी है वो है हाइपर थ्रेडिंग, ठीक है। हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, देखिए हाइपर थ्रेडिंग आप इस तरीके समझें कि आपका एक प्रोसेसर है, ठीक है, उसके अंदर 5 कोर्स हैं, मतलब कि 5 आपके सीपीयूज़ हैं। एक ही चिप के अंदर आपके 5 सीपीयूज़ हैं। तो हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जब इनेबल होता है आपके प्रोसेसर पे, तो वो क्या करता है, ईच सीपीयू को डिवाइड कर देता है इन 2 सीपीयूज़ लॉजिकली, ठीक है। क्या होता है, आपका एक सीपीयू है, एक कोर है, उसको वो डिवाइड कर देता है 2 कोर्स में लॉजिकली। तो एक टास्क जो एक कोर परफॉर्म कर रहा होता है, वही एक टास्क 2 कोर जब परफॉर्म करेंगे तो उसकी स्पीड और ज़्यादा, मतलब 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जितनी एक की स्पीड है आपके उस सीपीयू की, उससे डबल हो जाएगी। ये हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके आपने अपने सीपीयू की रीडिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद हाइपर थ्रेडिंग, चूँकि लेटेस्ट आपके जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनमें ये हाइपर थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये होता है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोसेसर बाय करते हैं, कोई नहीं 500, 1000 अगर आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस पर, तो आप वो दे दें। हाइपर थ्रेडिंग का ऑप्शन आप ज़रूर चूज़ करें, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।